जय हिंद दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक में आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर की बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया इससे पहले की क्लास में। उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें बाकी रह गई है जिसको हम अभी कवर कराने वाले हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर को हम बनाने के लिए क्या किए थे, एक ट्रांसफार्मर यूज़ किए थे और वो सिंपल ही ट्रांसफार्मर था। चूँकि मैं एक इससे पहले रेक्टिफायर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला भी हमने पढ़ा रेक्टिफायर, तो इसमें हम ब्रिज रेक्टिफायर में कोई सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किए थे। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज हम वहाँ किए थे जहाँ सेंटर टेप रेक्टिफायर हमने पढ़ा था। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए मैंने किया था ये कि एक ट्रांसफार्मर का इस प्रकार से यूज़ किया था ब्रिज रेक्टिफायर में, और फिर हमने डायोड को लगा दिया था। तो यहाँ पास जो डायोड की संख्या थी वो कितनी थी, वो 4 थी। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पास 4 डायोड को लगा दिया। अब जो डायोड थे तो कुछ हमने इस प्रकार से लगाया कि 2 डायोड जो होते हैं श्रेणी क्रम में एक दूसरे के फॉरवर्ड बायस में जुड़े होते हैं, और जो 2 डायोड हैं एक दूसरे के रिवर्स बायस में और श्रेणी क्रम में ही जुड़े होते हैं, और बीच में हमने लोड को लगा दिया था। इस प्रकार से डायोड का नामांकन कर दिया था D1, D2, D3, D4। अब होता ये है कि इसमें हमने दिया था सप्लाई 230 वोल्ट ले लेते हैं कि हमने सप्लाई दिया, जो AC है और AC की RMS वैल्यू के साथ हमने दिया। यहाँ पास इनपुट में हमने सप्लाई दिया कुछ इस प्रकार से, जो AC दिया तो उसको वेव की सहायता से समझें तो कुछ इस प्रकार से था, जिसमें एक धन अक्ष और एक ऋण अक्ष था। अब हुआ ये कि ये ट्रांसफार्मर इसको स्टेप डाउन कर दिया, जो हम 12 वोल्ट में यहाँ पास पाते हैं। ये पूरा भाग हो गया किसका, हमारा रेक्टिफायर का भाग हो गया, और इसके आगे साइड हमारा लोड का भाग हो जाएगा। तो इसमें हुआ कि एक की जब लोड हमने लगाया तो धारा प्रवाहित हुई, और धारा जब प्रवाहित हुई तो यह जो डायोड D1 है और D3 है ये एक फॉरवर्ड वाइस में कार्य कर रहा है। तो फॉरवर्ड वाइस में कार्य कर रहा मतलब यहाँ से धारा का प्रवाह क्या हो रहा है बराबर। ये डायोड हमारा D1 है जो D2 है वो रिवर्स बाइस में हो गया, तो रिवर्स बाइस में धारा प्रवाह नहीं करता डायोड, तो यहाँ पास धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो फिर हमने धन अक्ष को यहाँ पास इसके डायोड से हमने गुजार दिया, मतलब ये कुछ इस प्रकार से हमको एक वेव मिल गई जो वो धन अक्ष होगी। तो यह धन अक्ष हमारी यहाँ से गुजर गई यहाँ डायोड से। अब आती है कि यह ऋण अक्ष को इसको गुजारना है हमको, तो फिर ये धन अक्ष गुजारते टाइम इसका जो अक्ष था कुछ इस प्रकार था। अब जब ऋण को यहाँ प्रवाहित करेंगे लोड में तो फिर ये जो धन है वो ऋण हो जाएगा और जो ऋण है वो धन हो जाएगा। क्योंकि अल्टरनेटर में क्या होती है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ अब हमारी प्रवाहित होगी यहाँ से धन अक्ष और यहाँ से ऋण अक्ष। तो धन से ही धारा प्रवाहित होती है, ये पारंपरिक इसका रूल होता है। तो इधर से धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। तो ये जो डायोड को देखेंगे D3 एक ऐसा है, एक फॉरवर्ड वाइस में नहीं है, रिवर्स वाइस में है। तो फॉरवर्ड वाइस में इसमें D4 है, तो D4 से होगी धारा का प्रवाह। तो D4 से धारा का प्रवाह हुआ और इधर लोड से प्रवाहित हुआ, और ये D2 से हो गया हमारा प्रवाहित। इस तरह से हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर था तो कार्य कर रहा था। अब इसमें होता ये है कि यदि इन चारों डायोड में से कोई एक डायोड ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगी, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है कि यह इम्पोर्टेंट है, यदि कोई इंटरव्यू देंगे आपको तो बहुत महत्वपूर्ण ये समझ में आता है क्वेश्चन। तो यदि 4 डायोड में से कोई एक डायोड ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में देखते हैं कि होता क्या है। तो फिर यहाँ से ये धारा का प्रवाह हमारा करेगा जो D1 और D3 है, तो ये धारा हमारी धन अक्ष की जो साइकिल है वो पूरा मिल जाएगी। अब यहाँ से धारा का प्रवाह करेगा कौन सा, हमारा ये D4 और D2 जो एक फॉरवर्ड वाइस में होना चाहिए। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पास ओपन, तो ओपन हो गया। तो D4 तो धारा का प्रवाह करेगा, परंतु यहाँ से D2 जो है तो वो ओपन हो चुका है, तो यहाँ से कोई धारा प्रवाह नहीं होगी। तो फिर ये जो हमारा धन अक्ष को प्रवाहित कर दिया D1 और D3, लेकिन जब ऋण अक्ष को प्रवाहित करने की बारी आई तो यह कैसा हमको मिला कि यहाँ पास एक ओपन मिला, जिससे यह धारा प्रवाहित नहीं हो रही है।
आप यहाँ पास ऋण अक्ष यानी इसको समझेंगे, बाकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो धारा का प्रवाह धन अक्ष से ही होगा, यहीं से होगा, लेकिन ऋण अक्ष इसको हमने यहाँ इनपुट साइड से देखेंगे तो ऋण अक्ष ही आपको दिखेगा, बाकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो वो धन अक्ष ही बन जाता है। तो यहाँ से एक बार हमने देखा कि धारा प्रवाहित हुई जो धन अक्ष को प्रवाहित किया इसलिए, और इस ऋण अक्ष को प्रवाहित नहीं किया, मतलब इस ऋण अक्ष को प्रवाहित नहीं किया। तो कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ जो डॉट डॉट दिख रहा धारा का प्रवाह नहीं हुआ, फिर से वही क्रम आएगा कि जो यहाँ से धारा प्रवाहित करेगा ये पूरा सर्किट, और इधर से धारा को प्रवाहित नहीं करेगा तो ये धारा को प्रवाहित नहीं किया। तो ऐसा हमने क्या देखा कि यहाँ पास जो इससे पहले देखे थे, तो यह हमको डायग्राम मिला था हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में मिला था, जहाँ इस प्रकार से हमारी एक धन अक्ष को वो लोड को प्रवाहित कर रहा था, बट ऋण अक्ष को लोड को प्रवाहित नहीं कर रहा था। तो यह ओपन होने की कंडीशन में क्या दिखाया हमको कि यह एक हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करेगा जब इसका एक कोई डायोड ओपन हो जाए, किसका, ब्रिज रेक्टिफायर का। अब दूसरा आपसे किस तरह से लॉजिक लगा के पूछ सकता है कि यहाँ पास यदि कोई इन चारों डायोड में से एक डायोड हो जाए शॉर्ट सर्किट, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा इस पूरे इक्विटी के पर, इस पूरे डिवाइस में, इस पूरे इक्विपमेंट में, तो होगा ये कि यहाँ हो गया अब शॉर्ट, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में ये होता है कि यहाँ पास हो गया ये शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि अरे भाई ये तो शॉर्ट हो गया, तो फिर यहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, लोड को वह जा रही। अब यहाँ से जब धारा का प्रवाह हो रहा तो वो लोड को जा रही है, लेकिन यहाँ जब धारा है तो इधर से भी जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई डायोड नहीं है, ना तो ओपन है और ना ही रिवर्स में डायोड है, ये तो एक सिंपल तार हो गया। जब यह हो गया शॉर्ट सर्किट की स्थिति में तो यहाँ से भी धारा प्रवाहित होगी, और जब यहाँ धारा आ जाएगी तो यही धारा यहाँ से और यही धारा यहाँ से, तो ये धारा क्या करेगी, एक यह हमको सिंपल सा दिख रहा कि यह एक तार की तरह है, जो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सीधा ये क्या है, एक तार की तरह है। तो शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होगा, इसमें धारा का मान 0 हो जाएगा, लोड का मान 0, प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ धारा क्या होगी, ज़्यादा प्रवाहित होगी, और धारा ज़्यादा प्रवाहित हुई तो फिर ट्रांसफार्मर हमारा जल जाएगा। तो यह स्थिति हमको देखने को यहाँ पास मिलती है। तो आपसे पूछा जाए कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में यदि कोई हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड में से कोई एक डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करेगा। अरे भाई वो वर्क क्या करेगा, वो तो जल जाएगा। आपका आंसर होगा वह जल जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकली यहाँ पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमको इस प्रकार से देने होते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो ब्रिज रेक्टिफायर से संबंधित है, और वो महत्वपूर्ण बिंदु आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको हम समझते हैं कि वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सी होती हैं, कैसा कौन है। तो यहाँ पास हम देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के महत्वपूर्ण बिंदु। ब्रिज रेक्टिफायर के महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें पहला चीज़ हम देखेंगे कि इसका जो रिपल आवृत्ति होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर इसको हम बोलें कि उर्मिका आवृत्ति होती है जो, तो इसमें रिपल जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, तो रिपल फ्रीक्वेंसी इसमें जो होती है, तो हमारी आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है, तो उस आउटपुट फ्रीक्वेंसी की जो दुगुना होती है वो क्या होती है, इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी ब्रिज रेक्टिफायर में कुछ इस प्रकार से होती है, क्योंकि यहाँ पास जो हम टाइम पीरियड देखे थे, टाइम पीरियड कहें तो जो उसका आवर्तकाल देखे थे जिसको हम कैपिटल T से दर्शाए थे, तो वह फ्रीक्वेंसी के क्या थी, व्युत्क्रम थी। और व्युत्क्रम जो हम इनपुट में फ्रीक्वेंसी दिए थे उस फ्रीक्वेंसी का आधा हमको मिली थी आउटपुट में, तो उस आउटपुट में आधा मिली थी। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा था जो एक दूसरे के होते हैं व्युत्क्रम, और यह आधा मिली थी, तो फिर इसको हम गुणा कर दिए तो ये हो गई दुगुना। तो वही चीज़ है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी का हो जाता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी दोगुनी हो जाती है।
इसमें अब हम देखते हैं कि जो वोल्टेज इसमें हम देते हैं, तो इसका वोल्टेज हम यदि औसत वोल्टेज की बात करते हैं तो वह सीधे ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि औसत वोल्टेज होता है डीसी वोल्टेज का औसत वोल्टेज होता है। तो इसके आउटपुट में जो औसत वोल्टेज होगा, आउटपुट में मतलब क्या आप समझें, मतलब आउटपुट में क्या मिलता है, डीसी मिलता है। तो डीसी की हम बात करेंगे तो आउटपुट का एवरेज मतलब औसत वोल्टेज। तो औसत वोल्टेज को, एवरेज वोल्टेज को हम यहाँ भी, एवरेज को हम ए भी बराबर भी, या फिर इसी को हम एवरेज को ही क्या बोलते हैं, डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज जो इसका वोल्टेज होता है वो होता है आपका मैक्सिमम वोल्टेज होगा, और यहाँ पास मैक्सिमम वोल्टेज बाय पाई होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पास जो होगा वो क्या होगा, दुगना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज दुगना होगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज बाय यहाँ पास पाई। अब इस हम आउटपुट की करंट को निकालना चाहे, आउटपुट में हमारी डीसी करंट होती है, तो आउटपुट की करंट को हम निकालना चाहें तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, ओम्स लॉ से निकालेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ ही एक रूल है जिसमें से हम करंट को निकालते हैं। तो ओम्स लॉ में क्या बताता है कि वोल्टेज बाय प्रतिरोध, तो यहाँ रेजिस्टेंस को ले लेंगे। वोल्टेज कैसे हम लेंगे, यहाँ पास डीसी लेंगे, वोल्टेज डीसी मतलब एवरेज वोल्टेज लेंगे, और यहाँ हम प्रतिरोध को लेते हैं। तो प्रतिरोध जो होगा, फॉरवर्ड को हम प्रतिरोध लेंगे और वह टू टाइम्स प्रतिरोध रहेगा प्लस RL। तो इस प्रकार से हम इसके वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अनुपात को लेकर हम करंट को निकाल सकते हैं। अनुपात नहीं, यहाँ बटे में लेकर हम करंट को निकाल सकते हैं। अब इसमें हम बात करें कि यह वोल्टेज हमने डीसी की निकाल लिया, अब एसी के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो एसी के लिए हम जो देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। तो आउटपुट यहाँ पास देखेंगे, आउटपुट का RMS, तो आउटपुट का RMS वोल्टेज, तो RMS से का आप समझें, RMS से आपको समझना है कि AC में ही होता है RMS। तो हम AC की बात करें यहाँ पास, तो AC वोल्टेज को हम निकालेंगे। तो AC वोल्टेज को हम कैसे निकालेंगे, भी RMS भी मतलब वोल्टेज, या इसी को आप लिखते हैं सीधे ही AC। तो AC वोल्टेज निकालने के लिए आपको यहाँ पास मैक्सिमम वोल्टेज लेना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज लेना होगा, बाई क्या लेना होता है, √2 लेना होता है। तो AC के लिए यहाँ पास क्या हो जाता है, √2 हो जाता है, AC के लिए √2 हो जाता है। अब इसी की हमको करंट निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो करंट को हम RMS लिखेंगे, या फिर इसी को हम लिखेंगे IAC लिखेंगे। तो करंट हम वही ओम्स लॉ को ही फॉलो करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा AC और वही फॉरवर्ड का 2 टाइम्स और प्लस RL। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे, यहाँ पास AC वोल्टेज की करंट को निकाल लेंगे। अब यहाँ दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इसका जो होता है रिपल फैक्टर, रिपल आवृत्ति हमने ऊपर देख लिया, रिपल फैक्टर। तो इसकी रिपल फैक्टर की हम बात करें, रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, उर्मिका घटक। तो इसका उर्मिका जो घटक है तो वो कितना होगा, तो इसका उर्मिका घटक कितना होगा, तो इसका उर्मिका घटक जो होता है तो 0.48 होता है। कितना होता है, 0.48 इसका उर्मिका घटक हो जाएगा। इसकी हम बात करें रूप घटक की, हाँ इसी में उर्मिका घटक हम बात कर लें, थोड़ा सा आपको रिपीट करने के लिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर का हम उर्मिका घटक कितना बताए थे, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का हम बताए थे 0.21 बताए थे, याद आया। अब इसमें हम बात करेंगे किसका, उर्मिका घटक हो गया। अब देखते हैं हम फॉर्म फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर मतलब रूप घटक की, तो रूप घटक की हम यहाँ पास बात करेंगे, फॉर्म फैक्टर मतलब रूप घटक।
तो इसका जो रूप घटक होता है, फॉर्म फैक्टर होता है, तो 1.11 होता है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं आसान तरीके से? तो आप कहीं दुकान में जाएंगे फॉर्म भराने, कोई भी ऑनलाइन दुकान में फॉर्म भराने जाएंगे, तो जो फ़ोटो कॉपी करते हैं 1-1 रुपये का आपको पैसा जोड़ देते हैं। तो फॉर्म भराने जाते हैं तो यहाँ पास हो जाएगा फॉर्म, और 1-1 रुपये आपका हिसाब ले लेते हैं, तो 1-1-1, तो 1.11 इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। फॉर्म फैक्टर कितना होता है ब्रिज रेक्टिफायर का? 1.11 होता है। तो फिर आप कहेंगे कि आप बताए नहीं थे यहाँ पास जो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर का कितना होता है। तो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर से कहीं महत्वपूर्ण है आपको अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो वह अर्ध तरंग दिष्टकारी का आप याद रखिए कि यहाँ पास जो अर्ध तरंग दिष्टकारी का होता है फॉर्म फैक्टर, तो वो होता है 0.57, जो कि सेंटर टेप्ड का महत्वपूर्ण नहीं है, इसी को आप अर्धतरंग दिष्टकारी को ही यहाँ पास रखेंगे। तो 0.57 होता है फॉर्म फैक्टर किसका? यहाँ पास होता है अर्धतरंग दिष्टकारी होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, इतनी सारी चीज़ हो गई। अब इसी में 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु को और जोड़ देते हैं हम, जो इसका हम अभी बात नहीं किए कि TUF कितना होता है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो परिणामित्र उपयोगिता गुणांक इसका कितना होता है? तो यहाँ परिणामित्र उपयोगिता गुणांक हम बात करें कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका कितना हुआ था, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर है उसका कितना था, तो फिर हम इसके बाद देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर का। तो यहाँ हम तीनों को देख लेते हैं एक बार। तो एक को हम इस प्रकार से बना के पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हाफ वेव का जो उपयोगिता गुणांक है वहाँ बहुत कम था, 2.86 था। इसके बाद हम बात करेंगे सेंटर टेप का, इन दोनों को सेंटर में है तो सेंटर टेप कितना हो जाएगा, तो यहाँ पास 692 हो जाएगा, 692 हो जाएगा यहाँ पास। और इसका हम बात करें कि ब्रिज रेक्टिफायर का तो 812, तो 812 हो जाएगा यहाँ पास ब्रिज रेक्टिफायर का। तो इसका उपयोगिता गुणांक जो है तो तीनों को एक साथ लिख दिया चूँकि यह महत्वपूर्ण है। अब इसी में हम बात करेंगे कि इसका उपयोगिता गुणांक क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसको हम ज़्यादा उपयोग कर पा रहे हैं, तो फिर इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। तो इसके एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितना होगी, यहाँ पास इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं कि यहाँ पास दक्षता। तो इसकी दक्षता जो होती है, तो इससे पहले हम देखें कि जो सेंटर टेप की दक्षता है वो कितनी थी, सेंटर टिप की दक्षता कितनी थी। इससे पहले हम लेते हैं इसका हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो दक्षता थी वो कितनी थी, 40.1 थी, 40.1 थी इसकी दक्षता। तो इससे दोगुना हो जाएगी यहाँ पास दक्षता जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता जो होगी वो क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। तो यहाँ पास आप लिखेंगे 40 का होता है 40.6 थी, 1 नहीं थी, 40.6 थी। तो यहाँ 6 को आप ऐसे डिवाइड करके 81.2, तो 81.2 इसकी प्रतिशत इसकी दक्षता होती है किसकी, ब्रिज रेक्टिफायर की। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पास याद रखनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके लाभ और हानि इससे क्या होगा। तो पहले हम इसके लाभ को देखते हैं, समझते हैं कि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर के हमको लाभ क्या देखने को मिलता है। तो लाभ हमको देखने को यही मिलेगा जो आपने यहाँ नीचे देखा कि इसकी जो होती है दक्षता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी दक्षता ज़्यादा होती है चूँकि जो सेंटर टिप यदि रेक्टिफायर से तुलना करें तो उसकी जो दक्षता होगी वो कम होती है। तो उसकी जो दक्षता होगी, तो यहाँ पास थोड़ा हमको लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये सेंटर
टेप्ड रेक्टिफायर की दक्षता है, ना कि आपके हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो ये सेंटर टेप रेक्टिफायर की दक्षता होगी, ठीक है। तो इससे हमको हो गई क्या, दोगुना। यहाँ पास इसकी दक्षता जो हो जाएगी तो दुगना हो जाएगी। तो यहाँ सेंटर टेप रेक्टिफायर की जो दक्षता थी कितनी थी, 0.66 के आसपास थी। तो यहाँ इसमें हम देख रहे थे लाभ को देखते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसको लाभ को समझते हैं। तो इसमें जो लाभ होते हैं, तो सबसे पहला चीज़ कि इसमें जो हमको ट्रांसफार्मर यूज़ करना होता है वो हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जहाँ हम यूज़ किए हैं वहाँ उसके पावर का हम आधा ही यूज़ कर पाते हैं। जैसे आप उसके अनुपात में लिए कि 240 का आप लिए हैं और उसके आउटपुट में कैसे निकले, उसके आउटपुट में निकले आपका 12 वोल्ट। तो उसको कैसे बोलेंगे आप, 12 चूँकि उसके जो न्यूट्रल वाला भाग है यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 12 रहेगा और यहाँ क्या रहेगा 12, कुछ इस प्रकार से आप मार्केट में लेते हैं। तो फिर उसके एक टाइम में 12 और 0 इसके बीच के ही पावर को आप यूज कर पाते हैं। और आपने ख़रीद लिया, पैसा दे के ख़रीद लिया, सप्लाई भी दे दिया, लेकिन इतने भागों को आप यूज नहीं कर पाएँ। तो फिर इसमें हम यूज जो ब्रिज रेक्टिफायर में करते हैं, तो यदि इसको हम 12 बोलें और इसको हम 12 बोलें, तो इन दोनों को ऐड करके यदि हम 24 वोल्ट का लाए हैं ट्रांसफार्मर या वोल्ट एम्पीयर का लाए हैं ट्रांसफार्मर, तो फिर उसके हम पूरे भाग को यूज़ कर पाते हैं। तो इसमें हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते हैं, एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं और उसके जो आउटपुट में होता है उसके मैक्सिमम पावर का यूज़ करते हैं। अपेक्षाकृत इस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है उससे ज़्यादा हो जाती है फिर। तो ये हो जाता है हमारा पावर, और इसके मतलब पावर शक्ति की हम ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं अपेक्षाकृत सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। और इसके हम TUF की बात करें तो TUF की जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है उससे कहीं इसकी ज़्यादा TUF होती है। TUF का मतलब होगा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। जैसे हम कोई ट्रांसफार्मर लाया, बताया था कि हम 1000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लाएं, तो इसमें यदि हम अर्ध तरंग दिष्टकारी में इसको लगा दिए तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में हम इसको लगा दिए, तो उसके जो हम लोड के रूप में हम यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पास हमारा क्या हुआ था, ट्रांसफार्मर था, ये हमारा था प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसफार्मर था, इधर हमको मिल रही 1000 वोल्ट एम्पियर। तो इसके बाट में जो इसकी हम शक्ति का यूज कर पा रहे थे वो कितने यूज कर पा रहे थे, तो जिसका उसका क्या था, यहाँ पास TUF था, मतलब 286 वाट को ही हम यूज कर पा रहे थे। तो 286 वाट को ही यूज कर पा रहे थे, मतलब हमने लगाया यहाँ पास 1000 वोल्ट के लिए, 1000 वोल्ट एम्पियर के लिए, उसके कितने पावर का यूज कर पाए हम, 286 वाट का ही यूज कर पाए, तो वहाँ पास उसका कम हो गया था। इसी प्रकार से हमारा सेंटर टेप जो है तो उसका भी यहाँ पास TUF कम हो गया था, तो उससे ज़्यादा हमारा यहाँ पास TUF मिल गया, मतलब यह भी हमारा क्या हुआ, एक फ़ायदा हुआ। अब देखते हैं इसके हम हानि को। ब्रिज रेक्टिफायर के जो दोष होते हैं, हानि होती है, वो क्या होती है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में सबसे बड़ी हानि ये है कि उसमें हमको 4 रेक्टिफायर का यूज़ करना पड़ रहा है। कितने, 4 रेक्टिफायर का यूज़ करना पड़ रहा है, जो हमारे लिए कॉस्टली हो सकता है अपेक्षाकृत इन दोनों के, तो वो महंगा हो गया। दूसरी चीज़, हम उसके श्रेणी क्रम में एक टाइम में 2 रेक्टिफायर का यूज़ कर रहे हैं, तो वह 2 रेक्टिफायर का यदि हम यूज़ कर रहे हैं, एक रेक्टिफायर का जो वहाँ पास विभव प्रचीर है, तो विभव प्रचीर बैरियर पोटेंशियल है, यदि एक रेक्टिफायर का सिलिकॉन है तो 0.7 है, और 2 रेक्टिफायर हमने वहाँ पास यूज़ कर लिए, तो फिर वह 1.4 वोल्ट तो वो सीधे ही ड्रॉप कर दिया। तो उसको हम श्रेणी में जोड़ के इस प्रकार से हम कुछ यूज़ कर लिए, और श्रेणी में इतने ही हमारे वोल्ट को इसने क्या किया, वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया, तो 1.4 वोल्ट को वह ड्रॉप कर दिया। यदि हम कम पावर के लिए, कम लोड के लिए हम बनाते हैं इसका कुछ डिवाइस, तो फिर वह हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट का तो इसने खुद ही अपने आप में लॉस कर लिया, तो वो हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ। तो यहाँ इसका यह दोष हो गया। तो एक दोष में याद रख सकते हैं, इसमें 4 रेक्टिफायर की 4 डायोड के यूज़ करने पड़ते हैं। दूसरा, इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत उन दोनों के।
ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पास हम कई बार बोले कि रिपल फैक्टर, क्या रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर आपके भी मन में आया होगा कि है तो है क्या, फैक्टर यानी गुणांक। आप घटक गुणांक ये तो समझ लिए होंगे कि एक किन्हीं दो चीज़ों का अनुपात होगा, परंतु आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि यह है क्या चीज़, कैसे दो चीज़ों का अनुपात है। तो इसको हम समझते हैं कि रिपल फैक्टर क्या होते हैं। जो अभी डाटा हमने लिखा इसकी PDF आपको पूरा मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से वहाँ ले सकते हैं, LP टेक्निकल टेलीग्राम में सर्च करके वहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ वीडियो देख के रिवाइज करना है और अधिक रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स वहाँ पूरा फ्री में अवेलेबल है। अब देखेंगे कि हम रूप घटक क्या होता है। रूप घटक, सॉरी उर्मिका घटक बोल रहे थे, रिपल फैक्टर बोल रहे थे, तो रिपल फैक्टर को देखते हैं क्या होता है। रिपल फैक्टर उर्मिका घटक, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर यहाँ पास क्या होगा, क्या होता है रिपल फैक्टर। तो रिपल का मतलब आप क्या समझे, जब हम यहाँ पास ट्रांसफार्मर लगाए और डायोड को लगाए, तो डायोड को जो हमने यहाँ पास सप्लाई दिया AC और यहाँ लोड में लिया हम किसके लिए, DC लेने के लिए। लेकिन इसके लोड में हमने तो यहाँ इसको क्या दिया था, AC दिया था हमको, AC कुछ इस प्रकार से मिल रही थी, लेकिन लोड में हमने पाया DC। तो ये भी बताया कि DC के साथ साथ इसके AC के भी अवगुण यहाँ मौजूद होते हैं। तो उसको हम जो AC के भी गुण यहाँ मौजूद होते हैं उसी को हमने क्या बोला, यहाँ पास रिपल है। तो रिपल का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि हम DC के लिए, DC में चेंज करने के लिए इस रेक्टिफायर का यूज़ कर रहे हैं। तो DC में चेंज कर तो दिया, लेकिन अभी तो उसके साथ साथ AC भी है, तो फिर हमारे चेंज करने का क्या फ़ायदा। उसमें AC का गुण है, उसको कहेंगे उसका रिपल फैक्टर। वहाँ पास रिपल ज़्यादा है, उर्मिका ज़्यादा है, AC ज़्यादा है, मतलब उर्मिका ज़्यादा है, ऐसे इसको कहेंगे। तो इसके मान को हमको कम करना होता है, तो इसके मान को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये जो उर्मिका घटक होता है इसको हम गामा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, यहाँ पास हम गामा से इसको हम दर्शाएंगे। ये होता है हमारा गामा, मामा नहीं बोलना है, गामा बोलना है ना। तो यहाँ पास गामा हो जाएगा। तो इसके अनुपात को हम देखते हैं कि क्या होता है, किसका अनुपात होता है। तो यहाँ पास जो रूप घटक होगा, मतलब ये जो गामा होगा, तो ये गामा बराबर होगा। अब देखिए हम आउटपुट में क्या पाते हैं, आउटपुट में पाते हैं हम DC पाते हैं, लेकिन DC के साथ साथ जो AC होता है, तो उस AC के RMS वैल्यू को लेंगे यहाँ पास, जो उसके साथ साथ, इसके साथ साथ जो AC है, इस AC के RMS वैल्यू को लेंगे। क्योंकि AC का हम RMS वैल्यू लेते हैं, तो AC के हम RMS वैल्यू को लेंगे। अब यहाँ पास जो आउटपुट में वोल्टेज का RMS मान, आउटपुट में वोल्टेज का RMS मान, तो RMS मान का मतलब आप समझ गए होंगे कि AC की ही बात किया हूँ। और इसके बटे में हम लिखेंगे कि DC घटक का मान। तो DC घटक का मान, चूँकि इसमें क्या है, AC भी है और DC भी है, इन्हीं दोनों का यहाँ पास, दोनों ही तत्व यहाँ पास मौजूद हैं, तो इन दोनों का ही अनुपात लेंगे। कहीं से हम बाहर की चीज़ें कुछ इसमें समेटेंगे नहीं, तो इन दोनों का हम अनुपात ले लिए। अब देखिए जो हमारा यहाँ पास होगा क्या, गामा उर्मिका घटक होगा। तो उर्मिका घटक होगा यदि हम DC के घटक के मान को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो DC के घटक के मान को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पास होगा जो हमारा गामा है वो होगा कम होगा, मतलब ये इसका मान हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमको उर्मिका घटक के मान को घटाना ही है, क्या, इसके हमको उर्मिका घटक के मान को घटाना ही है, क्योंकि हमको AC नहीं चाहिए, हम DC में चेंज करना चाहते हैं, तो हमको DC ही चाहिए। उर्मिका घटक तुम क्यों हो साथ में, AC तुम क्यों हो साथ में, तुम AC ना रहो।
तो उर्मिका घटक के मान को कम करना पड़ेगा। तो हमको डीसी के मान को यदि बढ़ाना है तो फिर वहाँ पास उर्मिका घटक के मान को कम करना पड़ेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जहाँ डीसी घटक का मान ज़्यादा रहेगा वहाँ उर्मिका घटक कम रहेगा। या फिर चूँकि व्युत्क्रम में है ना, ये बढ़ा तो ये घटा। या फिर आप ऐसे बोलेंगे कि यदि जो RMS का मान है, यानी जो AC के तत्व वहाँ पास मौजूद हैं, उसका मान यदि क्या होता है, घटता है, उसका मान, अरे तुम AC यहाँ क्यों गए उसके साथ में, तुमको नहीं जाना था, तुमको हमको नहीं भेजना था, तुम ही को चेंज करके हम DC वहाँ पास ला रहे हैं, तो तुम क्यों गए AC, तुम कम जाओ, मत जाओ, ना जाओ, नहीं जाना है तुमको। तो AC के मान को नहीं जाना है अर्थात कम जाना है। यदि AC का जो मान है वो कम रहेगा तो उर्मिका घटक का मान भी कम रहेगा। तो उर्मिका घटक का जो मान है किस पर निर्भर करता है, यहाँ पास आप देखेंगे कि यदि DC का मान यदि बढ़ता है तो उर्मिका घटक का मान घटेगा। AC में RMS का मान, जो आउटपुट के वोल्टेज में जो RMS का मान है वो घटता है, तब भी उर्मिका घटक का मान घटेगा। तो उर्मिका घटक का जो आदर्श कंडीशन में मान होता है वो कितना होता है, तो उर्मिका घटक का मतलब रिपल फैक्टर का जो आदर्श कंडीशन में मान है वो कितना होता है, वो आइडल कंडीशन में होता है। आइडल कंडीशन में यानी आदर्श कंडीशन में वो होता है कितना, शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अर्थात उर्मिका घटक का मान जितना ही कम होगा उतना ही अच्छा हमारा वहाँ पास क्या होगा, रिपल फैक्टर, और उतना ही अच्छा हमारा DC माना जाएगा। DC वोल्टेज, DC पावर मानी जाएगी। तो इसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी आदर्श स्थिति में शून्य होना चाहिए। ये चीज़ आपको रूप घटक पता हो गया होगा। अब यहाँ पास हम रूप घटक जो होता है तो देखेंगे इसमें कि रूप घटक यहाँ पास हम गामा लिखते हैं, ये हो गया गामा। अब ये रूप घटक जो हो गया तो ये होता ये है कि यहाँ पास हम करंट को ले लेते हैं, किसके करंट को, RMS करंट को बटे में DC के हम करंट को ले लेते हैं, मतलब एवरेज के करंट को लेते हैं। यहाँ पास हमने अंडर रूट लगाया और यहाँ इसके हम वर्ग को लगाया और माइनस में 1 कर दिए, तो फिर हमारा क्या मिलेगा यहाँ पास, किस लिए मैं कर रहा हूँ, तो मिलता ये है कि यहाँ पास जो गामा है तो ये गामा जो है तो क्या होगा, अब इसके हम अंडर रूट को हटाना चाहें तो इसमें हम क्या लगा दें, वर्ग लगा दें, वर्ग लगा दिए तो इसके अंडर रूट को हटा दिए। अब इस RMS और I एवरेज के मान को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास फॉर्म फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पास हम फॉर्म फैक्टर लिखेंगे, जो ऊपर में 2 है तो इसको हम 2 को लिख देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। यदि इसको हम इधर साइड लाएँ, गामा बराबर हो जाएगा हमारा, ये R नहीं है ये गामा है, गामा बराबर हो जाएगा -KF और यहाँ पास पावर में बराबर 1 हो जाएगा। तो यह क्या है, ये तो हम देख लिए कि उर्मिका घटक है। ये क्या है, उर्मिका घटक है, उर्मिका घटक, तो उर्मिका घटक है। माइनस ये क्या है, F क्या है, KF क्या है, तो KF है, F से फॉर्म फैक्टर, के नियतांक कांस्टेंट था उसका, तो ये हो गया आपका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मतलब रूप घटक, तो ये रूप घटक है, ये क्या है, रूप घटक है, बराबर 1। तो यहाँ पास जो उर्मिका घटक माइनस रूप घटक क्या होता है, बराबर 1 होता है। यदि ऑप्शन में ऐसा दे दिया तो फिर आपको ऐसे ही लगाना है कि इनका संबंध कैसा होता है, गुणे में माइनस में जैसा भी हो, तो आपको याद रखना है कि इसका संबंध कुछ इस प्रकार से ही होगा। तो ये हो गया आपका रूप घटक। अब इसमें हम क्या किए कि इसके रूप घटक के हम देख लिए, समझ लिए कि भाई तुमको हम किस लिए भेजे हैं कि तुम AC DC में चेंज हो जाओ रेक्टिफायर लगाकर, मेरा उद्देश्य था। और मैं ऐसा करने के लिए क्या किया, रेक्टिफायर को लगाया। लेकिन रेक्टिफायर के आउटपुट में क्या चला गया, जो AC के कुछ तत्व हैं वो चले गए। तो अरे भाई तुमको जाना नहीं था वहाँ, तो वो चले गए ज़बरदस्ती को, जिसको हमने उर्मिका घटक बोल दिया। अब उसी उर्मिका घटक को हमको हटाना होगा। तुम क्यों चले गए, तुमको नहीं जाना था, तो उसके लिए हम छानेंगे, छानित्र लगाएंगे, जिसको हम फ़िल्टर बोलते हैं। तो उसके लिए हम फ़िल्टर को लगाते हैं, क्योंकि जिसको हम चाहते नहीं कि तुम चले जाओ और वो चला गया, तो उसको फिर हमको छानना पड़ेगा, फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। क्योंकि पानी को जब हम छानते हैं तो क्या हम चाहते हैं कि उसके अंदर से कचरा आ जाए, छन्नी लगा देते हैं उसके लिए ताकि कचरा नीचे ना आए। तो हम एक छन्नी लगा देंगे, फ़िल्टर लगा देंगे ताकि वो कचरा ना जाए। तो AC के जो तत्व चले गए हैं DC में, वो एक प्रकार से उसका यूज़ है नहीं वहाँ पास, वो कचरा ही है।
तो फिर उसको हम निकालेंगे, छान के क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उसको निकालेंगे कैसे, छानित्र लगा के, छानित्र परिपथ लगाएंगे, सर्किट लगाएंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं और अब पढ़ते हैं हम फिल्टर। तो फिल्टर पढ़ेंगे, फिल्टर कितने प्रकार से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पास देखेंगे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं अब फिल्टर। फिल्टर, सर्किट, छानित्र परिपथ। तो छानित्र परिपथ का क्या मतलब हुआ, तो एसी के वह तत्व जो डीसी में सम्मिलित हो गए, मिक्स हो गए, उसी को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए जिस युक्ति का, जिस परिपथ का हम यूज करेंगे उसी को हम छानित्र बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे फिल्टर। तो वहाँ हम क्या करते हैं, ये जो हम एसी दिए हैं, इस एसी के साथ साथ ये रिपल आ गए हैं, इसी रिपल को हमको क्या है करना है, छानना है। तो इसके लिए हमने छानित्र परिपथ लगाया, छानित्र परिपथ लगाया, छानित्र परिपथ लगाया, और इस छानित्र परिपथ के आउटपुट में हमने क्या निकाला कि जो ये रिपल थे, ये रिपल हो गए कम, और ये रिपल हो गए कुछ इस प्रकार से, मतलब उसके रिपल हो गए कम। तो इस रिपल को कम करेंगे। पूर्ण रूप से यह छानित्र हमारा क्या करता है, पूर्ण रूप से जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो पूर्ण रूप से यह डीसी को परिवर्तित, डीसी में परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि कैसे यह छानता है। तो इसके लिए हम लगाते हैं क्या, एक प्रेरण लगाते हैं, प्रेरक लगाते हैं। तो जो प्रेरक होगा वो सीरीज प्रेरक होगा, तथा एक संट लगाते हैं, संट मतलब संधारित्र। तो संधारित्र को हम संट में जोड़ें, संट जैसे जोड़ेंगे, और जो प्रेरक होता है उसको हम सीरीज जैसे जोड़ेंगे। इसलिए इसमें हम इस परिपथ में छानित्र को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, सीरीज प्रेरक तथा संट संधारित्र का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह कैसे कार्य करेंगे। पहले तो इसकी हम जो सीरीज होता है, सीरीज प्रेरक होता है, वह एसी सप्लाई के लिए कैसे वर्क करता है, और जो संट होता है वह एसी एंड डीसी सप्लाई में कैसे वर्क करता है, इनके हम बिहेवियर को समझते हैं कि कैसे व्यवहार करते हैं ये दोनों एसी और डीसी सप्लाई में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा सीरीज होता है तो वो कैसे कार्य करेगा। तो फिल्टर बनाने के लिए हम किसका यूज़ किए, सबसे पहले तो लिख दें कि श्रेणी प्रेरक और संट, संट मतलब समांतर ही समझें, संट संधारित्र। तो संट कैपेसिटर और सीरीज प्रेरक यानी इंडक्टर का हम यूज़ करते हैं पास। तो आपको, आपके मन में कभी आया कि इंडक्टर क्या होते होंगे, इन तीन नाम में आप कभी कभी कंफ्यूज हुए होंगे कि इंडक्टर जो होता है और इंडक्शन जो होता है, यहाँ पास प्रेरक जो होता है, इन तीनों में थोड़ा हम आपको अंतर यहाँ पास क्लियर कर दें कि एक आप नाम सुने होंगे प्रेरण, प्रेरण, एक होता है प्रेरक, प्रेरक, और एक होता है प्रेरकत्व। ये तीनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, आपको एक ही जैसा लगेगा परंतु ये बहुत अलग चीज़ें हैं। इसको हम देखेंगे कि प्रेरण को हम बोलते हैं क्या, इंडक्शन, इंडक्शन बोलते हैं, और प्रेरक को क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं, इंडक्टर, इंडक्टर बोलते हैं। और यहाँ पास प्रेरकत्व को क्या बोलेंगे, प्रेरकत्व को इंडक्टेंस बोलेंगे, इंडक्टेंस बोलेंगे। इसमें अंतर समझ में आता है आपको, चलिए बताता हूँ। तो ये पहले हम लेते हैं बीच वाले भाग को, जो है आपका यहाँ पास प्रेरक। तो प्रेरक कुछ नहीं है आपका, ये मान लीजिए कॉपर का एक तार है, इस कॉपर के तार को अभी आप सिंपल रखे हैं, इसको आप, जो मेरा मार्कर है, इस मार्कर में आप इस कॉपर के तार को क्या करें, ऐसे ऐसे लपेट दें, गोला आकार इसकी कुंडली के रूप में बना दें। तो मार्कर के जगह पर आपको लौह कोर को लेना है, और उस लौह कोर को यदि आप लगा दिए, इस लौह कोर के ऊपर कॉइल को लगा दिए, तो उसका जो आकार आपने दे दिया उसको हम बोलेंगे एक प्रेरक। तो यह एक हुआ डिवाइस हुआ, यह एक डिवाइस हुआ। तो ये जो प्रेरक है तो क्या है, एक डिवाइस है। तो इसमें हम कॉपर का तार लिए या कोई वायर ले लिए, उसको जो हमने आकार दे दिया तो उसको हम बोलेंगे प्रेरक, वह एक डिवाइस हो गई। तो ये हो गया प्रेरक।
अब इसमें आता है एक प्रेरण। प्रेरण तो प्रेरण क्या, किसको समझेंगे हम प्रेरण? तो प्रेरण आप देखे होंगे कि एसी मोटर होती है जो, उसको हम प्रेरण बोलें, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, तो वह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन आप मोटर ना पढ़े हो तो फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कहीं अपने आजू बाजू में यानी कहीं आते जाते आप देखे होंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन में आप ऐसे टावर देखे होंगे और उन टावर में इस प्रकार से कुछ तार को जाते हुए देखे होंगे। ये जो तार होते हैं तो एक दूसरे से ऐसे क्या जुड़े होते हैं, ट्रांसफार्मर से, सॉरी इससे टावर से जुड़े होते हैं। तो ये बड़े बड़े तार होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े तार हैं, इन तार के नीचे खड़े होने से आप सुने होंगे कि झटका लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, आपको करंट लग जाएगा, आप उसके नीचे मत जाओ। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग को भले नहीं पढ़े होते हैं लेकिन उनको पता होता है कि इसमें कुछ प्रेरण नाम की चीज़ होती है। जैसे इसके कंडक्टर हैं तो इस कंडक्टर से क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और आपको पता होगा कि जब कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो उसके अराउंड चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसके नीचे यदि आप कोई इस तरह से तार है, आप ट्रांसमिशन लाइन तार के नीचे इस तरह खड़े हैं और वहाँ पास यदि अर्थिंग नहीं किया हुआ है तो इसके यदि बॉडी को आप टच करते हैं तो आपको शॉक लग जाएगा। या फिर ऐसे कि आप उस तार के नीचे खड़े हैं, कोई लौह है यहाँ पास, लौह का टुकड़ा है और उसको आप क्या करते हैं, टच करते हैं, या फिर लौह के टुकड़ा सिंपल है तो उसमें एडी करंट होगी तो उसमें आपको धारा प्रवाहित होगी तो आपको शॉक लग जाएगा। या फिर कोई कॉइल है, तार है, मेटल है, कुछ भी है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक करेगी इससे, तो उसमें होगा क्या, एक ईएमएफ जनरेट होगा, और उसमें ईएमएफ जनरेट हो गया और उसको आप टच करेंगे तो उसको आपको फिर क्या होगा, शॉक लगेगा। तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट हुआ तो आप सोचेंगे तार और है नहीं तो कैसे आया करंट? अरे भाई वही तो इंडक्शन है, इंडक्शन के कारण इसमें आ गया है, इंडक्शन के कारण इसमें आ गया है। इंडक्शन का मेन यूज आप देखेंगे कि मोटर में कैसे हो जाता है इंडक्शन। तो अभी सिंपली आप समझें कि इंडक्शन के कारण ही इसमें आ जाता है क्या, शॉक, ईएमएफ आ जाता है, जिससे हमको क्या होता है, शॉक लगता है। तो वो इंडक्शन ऐसा होता है कि कोई कहीं से गुजर रहा है तार और उसके नीचे आप खड़े हो जाएंगे तो वो एयर में भी इंडक्शन हो जाता है और उसमें से धारा प्रवाहित होगी, जिसको आप मेटल को टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा। तो इंडक्शन का मतलब कि वो दूर में कोई कॉइल रखी है और उस कॉइल के संपर्क में आप दूसरा कोई मेटल ला लिए तो उस इंडक्शन के कारण उसमें ईएमएफ आ जाएगा, उसको टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा। तो ये इस प्रकार से होता है इंडक्शन। अब यहाँ पास प्रेरकत्व तो क्या होता है, तो यही कॉइल जो हमने अभी एक बनाया कॉइल, तो कोई भी कॉइल आपको जानकारी होगी कि वह शुद्ध कॉइल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य मौजूद होता है। तो इसको हम डायरेक्ट प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, प्रतिरोध हम किसको बोलेंगे कि इन पूरे तत्व के अंदर जो एक प्रतिरोध हो, जो पूरे तत्व के अंदर धारा को रोकने का गुण होगा, तो उसको हम सीमेंट के किसी एक जगह पर रख दें तो उसको हम बोलेंगे कि अरे भाई तुम ये प्रतिरोध हो, तुम यह क्यों रोक रहे हो। लेकिन वो तो थोड़ा थोड़ा पूरे कॉइल में फैला हुआ है तो उसको धारा को क्या करता है, यह रोकता है। तो धारा को रोकने का जो एक होता है गुण, धारा के रोकने का जो विरोध करता है, उसको प्रवाहित नहीं करने देता है। इस कॉइल के अंदर इसकी प्रॉपर्टी मौजूद होती है। तो धारा के प्रवाहित होने से यह रोकता है परंतु धारा को रोक नहीं पाता है। प्रतिरोध की बात करें तो वो रोक लेगा, परंतु इंडक्टेंस जो होता है, प्रेरकत्व होता है, वो धारा को रोक नहीं पाता है। तो वो धारा के प्रवाह होने से जो विरोध करता है और धारा को रोक नहीं पाता है, वो कॉइल का एक प्रॉपर्टीज होती है। तो वह उसकी क्या हो जाएगी, प्रेरकत्व हो जाएगा। प्रेरकत्व का बहुत ही बड़ा रोल होता है, हर चीज़ में होता है। जैसे आपने परिपथ देखा होगा, आपने घरों में आपने एक स्विच लगाया है और एक बल्ब लगाया है, कुछ भी लगाया है, बैटरी से संयोजित कर दिए हैं, और जब स्विच को आप यदि ऑन ऑफ करते हैं तो आपके स्विच में आपको दिखेगी कि यह चिंगारी उत्पन्न हो रही है। तो उसका कारण होता है वह सेल्फ इंडक्टेंस, वह स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व का वहाँ पास रोल होता है कि चिंगारी उत्पन्न होती है, उसके पीछे काफ़ी बड़ी वो डेफिनेशन है कि क्यों होती है, उसमें धारा का विरोध हो जाता है तो उसका रोल अलग है। तो इसमें हम अपने टॉपिक से भटक चुके हैं एक छोटी सी चीज़ जानने के लिए। तो यहाँ पास हम समझ रहे थे कि जो हमारा यहाँ पास होता है क्या, श्रेणी प्रेरक और संट संधारित्र। तो श्रेणी प्रेरक और यहाँ पास संट संधारित्र होता है। तो यह कैसे फिल्टर करता है जो एसी वहाँ पास चला गया डीसी के साथ साथ, तो वो कैसे फिल्टर करेगा। तो काम ऐसे ही करेगा
किसको, आप देखिए जो हमारा प्रेरक होता है वो कुछ इस प्रकार से, आपने प्रेरक तो देख लिया होगा, अभी मैं बनाया था, ये प्रेरक होता है। तो इस प्रेरक का होता है प्रेरकी प्रतिघात, ऐसी थ्योरी पढ़े होंगे आप। तो इस प्रेरक का होता है प्रेरकी प्रतिघात। तो यहाँ पास प्रेरकी प्रतिघात, तो प्रेरकी प्रतिघात जो होता है इसको हम L से दर्शाएंगे और इसकी जो वैल्यू होती है 2πFL होती है, जिसकी यूनिट ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। आपको यहाँ प्रेरकी प्रतिघात दे दिया, चित्र दे दिया कि ये तो इंडक्टर है, तो आपकी यूनिट ऑप्शन में दे दिया हेनरी, तो हेनरी को जानबूझ के कभी भी नहीं लगाना है। प्रेरकी प्रतिघात मतलब एक प्रकार से यह प्रतिरोध का ही भाई है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, तो आपको ओम ही लगाना है। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यह जो प्रेरकी प्रतिघात है तो यह एसी के लिए कैसे बिहेव करेगा और डीसी सप्लाई में कैसे बिहेव करेगा, ये तो हमको समझना होगा, तभी इसका हम यूज़ क्षणित्र परिपथ में कर पाएंगे। क्योंकि क्षणित्र परिपथ बनाने के लिए हम श्रेणी और शंट श्रेणी के लिए हम प्रेरक का यूज किए हैं, तो भाई तुम कैसे बिहेव करोगे, उसके लिए साथ दोगे नहीं दोगे, कैसे तुम बिहेव करते हो, तो उसमें हम इसका देखते हैं रिलेशन, संबंध, कि कैसे यह बिहेवियर इसका होता है। तो पहले हम उतरते हैं डीसी सप्लाई में। किसमें? डीसी सप्लाई में। तो यहाँ पास डीसी में भाई तुम इंडक्टर कैसे कार्य करोगे, तो डीसी में देखते हैं कि इंडक्टर कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होती है। डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, 0 हर्ट्ज होती है, ये आपको पता है। अब यहाँ हम 0 हर्ट्ज तो जानते हैं कि होती है फ्रीक्वेंसी। अब इंडक्टर को हमने क्या किया? डीसी सप्लाई दिया। तो डीसी सप्लाई देने पर इंडक्टर को वह कैसे कार्य करेगा, तो यहाँ जब आप बताएं कि इंडक्टर में जो फार्मूला लगता है वो 2πFL लगता है। अब आप कह रहे हैं कि डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी होती है 0, तो इस फ्रीक्वेंसी के मान को हम क्या रख दिए? 0 रख दिए। तो ये 0 क्या करेगा? इन पूरे को 0 कर देगा। तो फिर जो XL का मान है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर XL क्या है भैया? तो XL है यह प्रेरकी प्रतिघात, जो एक प्रकार से प्रतिरोध का ही भाई है। प्रतिरोध का भाई है मतलब उसी कुल से है, भाई परिवार का है। तो प्रतिरोध क्या करता है? धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब वह धारा को प्रवाहित नहीं करने देता। और जिस परिपथ का प्रतिरोध शून्य होता है वहाँ से धारा प्रवाहित होती है, अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। तो यह डीसी जो परिपथ होगा हमारा, डीसी जो हमारा एक प्रेरक होगा, उस प्रेरक को हम डीसी सप्लाई देंगे तो उसमें आवृत्ति का मान 0 होता है, और आवृत्ति का मान 0 होने से उसका जो एक्सेल का मान है वो 0 हो जाएगा। तो जिस परिपथ में प्रतिरोध का मान 0 होगा वहाँ से धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस परिपथ का मान क्या होता है? 0 होता है। ये हो गया हमारा यहाँ पास एक परिपथ, और इसमें हमने लगाया लैंप वगैरह लगा दिया, और इसको हम बैटरी से सप्लाई दिए। और इस परिपथ का क्या हुआ? इस परिपथ का जब मान हुआ, इस परिपथ का जो प्रतिरोध हुआ 0, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होगी मतलब यह पूरा धारा इस परिपथ, आप बताइए कि जिस परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, तो वहाँ एक शॉर्ट सर्किट की तरह वो बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में होता ये है कि वह परिपथ का जो प्रतिरोध हो जाता है वह शून्य हो जाता है। ये शॉर्ट सर्किट इसको हमने कर दिया, परिपथ का प्रतिरोध को शून्य कर दिया। तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो जहाँ एक्सेल का मान शून्य हो जाएगा वहाँ से प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा, वहाँ से धारा प्रवाहित होगी। और शून्य जिस परिपथ में एक प्रतिरोध का मान होता है वह एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। तो यह कैसे कार्य करेगा? एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। मतलब ये जो इंडक्टर है तो इसको सपने में कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि ये तो एक सीधा सा तार ही है डीसी के लिए, तो यह एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य कर रहा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से नहीं है बल्कि एक सीधा सा क्या है? तार ही है। तो इसको शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, मतलब इस धारा को प्रवाहित करेगा। तो जो इंडक्टर होता है, फाइनली रिजल्ट हमको निकल के आया कि इंडक्टर जो होता है वो धारा के प्रवाह को रोकता नहीं, धारा को प्रवाहित करता है। इंडक्टर का गुण हो गया डीसी के लिए। अब भैया हम चलते हैं एसी में। तो एसी में क्या होता है? एसी में समझते हैं कि एसी में क्या करेगा भाई ये इंडक्टर। तो हाँ, एसी सप्लाई में अब ये इंडक्टर कैसे कार्य करेगा, तो देखते हैं कि एसी सप्लाई में क्या होगा। इंडक्टर
का होगा, प्रेरकी प्रतिघात होगा। तो प्रेरकी प्रतिघात मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलेंगे, इसको मैं लिखा नहीं था, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, प्रेरकी प्रतिघात होता है। तो एसी में जो प्रेरकी प्रतिघात होगा तो वो